ओके सो अभी हमने जस्ट टॉपिक खत्म किया है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ा है। जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सिलेक्ट करते हैं, सो दैट हमारी टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म गोल्स बना सके अपनी कंपनी के लिए कि आफ्टर 5 years 10 years कंपनी क्या अचीव करने वाली है, कैसे अचीव करने वाली है। एंड ऑब्वियसली इट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। Then we have tactical planning, which is for the specific department और management, जो specific department और management के लिए होती है। And then we have operational planning, जो हम day to day activities के लिए रखते हैं, जो हमारे short term goals को fulfill करती है। And कुछ planning हमारी जो backup होती है, जैसे कि कुछ ऐसी unseen for events हो जाते हैं, क्योंकि we never know फ्यूचर में क्या हो जाए। हमने फ्यूचर की प्लानिंग तो बहुत सारी कर ली, लेकिन हो सकता है कि अ, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से अगर आप किसी एग्जाम को लेके बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बट यू नेवर नो जिस दिन एग्जाम उस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए। सो देयर शुड बी समथिंग बैकअप, कुछ तो बैकअप होना चाहिए। So, उसी तरीके से हमें कॉन्टिजेंसी प्लान्स बनाने होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, दैट इज स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो जब हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग मतलब पूरी रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे हमें अपना काम करना है, किस तरीके से कंपनी को आगे ले जाना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स का हमें ध्यान रखना होगा। स्टेप बाय स्टेप ऑब्वियसली चीजें आगे बढ़ाते रहेंगे हम। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव। तो जिस चीज की आप प्लानिंग बना रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव तो पता होने चाहिए ना आपको। जैसे कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपको तैयारी कर क्यों रहे हो, आपको बनना क्या है, आखिर आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। ठीक है। तो किसी भी चीज की प्लानिंग के पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए दैट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम दैट प्लानिंग। सो क्लियरली डिफाइनिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन wants to achieve, and the importance is objectives provide a basis for all subsequent planning activities. Okay, then we have developing premises. Now, what is developing premises? Identifying and analyzing factors that may affect the planning process. Acknowledge uncertainties and help in making more realistic plan. तो हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होगा, एनालाइज करना होगा, जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम मान लो वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत ही मतलब कॉमन सा गोल है, आजकल सब करना चाहते हैं, बट कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो भाई आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उस प्लान को रियलिस्टिक बना सकते हैं। देखो, या तो जिम ज्वाइन कर लो या होम या घर पे रह के वर्कआउट कर लो, है ना। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट लॉस से रिलेटेड चीजें बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। डाइट पे कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो या तो जिम ज्वाइन कर लो, कोई डाइटिशियन हायर करो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू टू अचीव योर गोल्स। सिमिलरली, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस में हमें हेल्प करने वाले हैं और हमें अफेक्ट करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स। जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स मीन्स कि हमें एक ऑल्टरनेटिव भी रखना पड़ेगा कि अगर ये प्लान नहीं तो ये इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव्स होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मोबाइल फोन लेने गए हो मार्केट में, ठीक है, तो आपने एक तो माइंड में सोच के रखा है, लेकिन कई बार क्या होता है हम सोचते हैं चलो सैमसंग या कोई और ब्रांड, कोई और ब्रांड जैसे रेड रियलमी हो गया। सो ये दो तीन ब्रांड्स आपने माइंड में सोचे कि भाई इन दो तीन ब्रांड्स में से मैं किसी एक ब्रांड का फोन जो है परचेज कर लूंगा। ठीक है। तो जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव मतलब आप सिर्फ एक ही ब्रांड पे स्टिक नहीं हो, आपने दो तीन अपने ऑप्शंस रखे हैं खुले। देन इट्स टाइम फॉर इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव। इवेलुएटिंग मतलब कंपैरिजन करोगे ना आप कंपेयर करोगे ब्रांड्स के बीच में कि भाई अगर आपको सैमसंग का फोन लेना है या आप रियलमी आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो इन ब्रांड में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग आप कंपेयर कर रहे हो, इसके फीचर्स आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, आपने ऑल्टरनेटिव तो देख लिया, बट आप उसको कंपेयर भी कर रहे हो कौन किससे ज्यादा बेहतर है। और फिर आपने क्या किया, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। उसके बाद आपने एक फैसला ले लिया कि भाई मुझे सारे फीचर सब कुछ देखते हुए, कैमरा क्वालिटी सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि सैमसंग ही बेस्ट है, तो मैंने सैमसंग को ही सिलेक्ट कर लिया।
सो प्लानिंग में भी हम यही करते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपने कंपनी के स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। लास्ट में हम ये पिक करते हैं कौन सी प्लानिंग हमारी कंपनी के लिए बेटर रहेगी, ठीक है, विच इन्वॉल्व मेकिंग अ कमिटमेंट टू अ स्पेसिफिक प्लान। तो हम एक प्लान को सिलेक्ट करते हैं और उसी के लिए हम फिर आगे काम करते हैं। देन वी हैव इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। नाउ इट्स टाइम, अभी प्लानिंग सारी कर रहे हैं तो भाई इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो काम कुछ होगा। तो आपने प्लानिंग कर ली, आपने उसके ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया, आपने बेस्ट वाला जो प्लान था आपने वो सिलेक्ट कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट द प्लान। उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, उसको एक्शन में लाना है। एंड देन वी हैव टू फॉलो अप एंड कंट्रोल। तो लास्ट में उसको फॉलो, जैसे आपने ये मोबाइल आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सैमसंग खरीदना है, तो बाद में उसको फॉलो अप करोगे। फॉलो अप मतलब कि क्या वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। मतलब आफ्टर आफ्टर परचेज रिव्यूज होते हैं ना, उसी तरीके से। तो सेम उसको हमें प्लानिंग में भी यही करना है कि हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लो आप वेट लॉस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कई बार कुछ डाइट्स हमें अफेक्ट करती है, कुछ नहीं करती है, एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। तो आप उसका फॉलो अप ले रहे हो कि क्या ये जो आप अपनी रूटीन आपने जो चेंज की है, आपने जो डाइट चेंज की है, आपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है, इज इट रियली मेकिंग एनी प्रोग्रेस इनटू योर लाइफ। अगर है तो आप कंपेयर करोगे कि पहले मेरी लाइफस्टाइल जो थी, उस टाइम मेरी हेल्थ कैसी थी, वेट कैसा था, और अभी कैसा है। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ और करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, ओके, अगर आपको लगता है कि कुछ और करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ और एड ऑन्स करना, कुछ हटाना, यू नो, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। अब देखिए, जो हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग देखो हर कोई इंसान लाइफ में करता है ना, छोटी बड़ी प्लानिंग और बड़ी से बड़ी प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, क्या हर की हुई प्लानिंग हम अचीव कर पाते हैं? समटाइम्स यस, समटाइम्स नो। ओके, कई बार हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, यू नो। सी प्लानिंग तो देखो जरूरी है, बिकॉज एक आपको एक लाइफ का वो मिल जाता है, गोल मिल जाता है कि भाई हमें ये लाइफ में करना है, ऐसे अचीव करना है, वो अचीव करना है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट कैन यू रियली अचीव योर प्लान्स इन अ रियलिस्टिक वे? तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं प्लानिंग में। अब वो चैलेंजेस क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चाहे वो चैलेंजेस आप अपनी कंपनी के लिए, सॉरी, चाहे वो प्लानिंग अपनी कंपनी के लिए बना रहे हो, तो उसपे भी आपको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। तो चैलेंज क्या है? सबसे पहले तो है अनसर्टेनिटी। सी, जैसे मैंने आपको कहा, वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर बट स्टिल वी मेक प्लान्स। सो यू नेवर नो। जैसे कि कोरोना आया था जब 2020 में, तो काफी सारे लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे, यू नो। और बिजनेस प्लान, मतलब कंपनी के भी बहुत सारे प्लान हो गए कि हमें 2020 में ये सारी चीजें करनी है। जैसे ही कोरोना आया, सब कुछ बंद। हर कोई इंसान अपने घर में था, लॉक करके हुए। कंपनी सारी बंद हो चुकी थी, सारे ऑफिस बंद थे, हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। मतलब क्या क्या सोचा होगा उस टाइम पे, है ना। एंड देखो, उस किसी को पता था कि कोरोना जैसी बीमारी, मतलब कोरोना जैसी महामारी भी इस दुनिया में आ सकती है, पेंडेमिक आ सकता है? हमने कभी नहीं सोचा था। एंड आई डोंट, और हमें नहीं पता फ्यूचर में भी क्या होने वाला है। जैसे आए दिन तो अभी कभी कोरोना केसेस आने लगते हैं, कभी कोई न्यू वेरिएंट आ जाता है। सो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी challenging for the planning, that we don't know about the future. Then resistant to change. Resistant to change means like employees may resist changes associated with new plans. कई बार क्या होता है ना, आप न्यू न्यू प्लान्स बनाते हो पर एम्प्लॉयज थोड़े रिजिड हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, वो रेजिस्ट हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज, यू नो, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो उसके लिए हम करें क्या? हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट द बेनिफिट्स ऑफ द प्लान। जब आप कोई प्लानिंग में चेंज कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉय नहीं फॉलो करना चाहता है, सो कम्युनिकेट करो, बात करो, सॉल्व करो, खत्म। and that is what you can do with your employees. Okay, then we have over emphasizes on formal planning. So formal planning क्या होता है? जैसे जो एक कंपनी में
प्लानिंग होती है दैट इज ऑफ फॉर्मल प्लानिंग, है ना। अब दोस्तों के बीच में कोई प्लानिंग होगी कहीं घूमने वूमने जाने की, देखो वो इनफॉर्मल प्लानिंग होगी। बट फॉर्मल प्लानिंग कई बार ओवर इम्फोसाइज हो जाती है। ओवर इम्फोसाइज का मतलब क्या है, कई बार कंपनी वाले कोशिश करते हैं कि भाई आप पे जबरदस्ती चीजें थोपी जाए। देन एक्सेसिव टाइम स्पेंड ऑन प्लानिंग में हिंडर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। कई बार बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, यू नो, प्लानिंग करने में, तो ये भी ठीक नहीं है। मतलब आप सिर्फ प्लान ही कर रहे हो। अब कई बार क्या होता है ना, सोचो कम करो ज्यादा, वही वाली बात है। कई बार हम बस रोज लिख देते हैं टू डू लिस्ट। सुबह सुबह हम बैठ के लिख रहे हैं टू डू लिस्ट है, आज पूरे दिन हमें भाई ये काम करना है, ये पढ़ना है, यहाँ जाना है, एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, और काम किया कुछ नहीं। तो प्लानिंग ही कर रहे हो और कुछ कर ही नहीं हो। so that is also a problem for the planning. Okay, so next problem which we have to face in, or next challenge is lack of resources. अब देखो प्लानिंग कर रहे हैं हम किसी चीज की, तो उसके लिए रिसोर्सेज का होना भी जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपनी में अगर ये सोचा जा रहा है कि भाई प्रोडक्शन को दुगना तिगना बढ़ा देना है, तो भाई क्या उतनी मशीनें हैं, क्या उतने लेबर्स हैं आपके पास, क्या इतने लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है जिससे कि आप अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सको? नहीं है। तो भाई नहीं है तो प्लानिंग किस चीज की कर रहे हो? तो अगर प्लानिंग कर रहे हो तो आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। कई बार रिसोर्सेज ना होने की वजह से प्लानिंग हो जाती है फेल। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम which comes in planning. So what is the conclusion of this topic? जब हमने प्लानिंग का टॉपिक पढ़ा था, क्या कंक्लूजन निकल के आता है? सी, प्लानिंग चाहे सक्सेस हो या ना हो, प्लानिंग को हम फ्यूचर में कर पाए ना कर पाए, वो सब बातें अलग है। बट प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू नो, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करते हो, सबसे पहला स्टेप तो प्लानिंग ही है। Not only for the organization but for your life also, you have to start your day with a plan so that you work towards your goals. So effective planning is very important if you want your organization to be successful. And ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, जैसे कि आपने गोल को सेट करते हो, डिसीजन लेते हो, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो, एंड साथ ही साथ आपको फीडबैक भी मिलता है ना आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। और मतलब बेसिकली जो भी हमारी कंपनी की गोल्स है, कंपनी की सक्सेस है, उसको हम अचीव कर सकते हैं विद बेटर प्लानिंग, विद इफेक्टिव प्लानिंग। एंड अगर लगे कि प्लानिंग में चेंजेस करने की जरूरत है, तो उसके लिए भी आपको ओपन रहना चाहिए। प्लानिंग को बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनाना है, प्लानिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसको कंटिन्यू मॉनिटर करना होता है, करना चाहिए। मतलब क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसको इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। एंड तभी आप एक सक्सेसफुल प्लानिंग कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। So that was all about planning. Now comes to the second step towards the organization or towards the management is organizing. So ऐसे हमारे 5 steps है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, और बाकी भी हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। तो देखो प्लानिंग तो हो गई बहुत सारी, है ना, प्लानिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी हमने देख लिया। अब बारी आती है ऑर्गेनाइज की। ऑर्गेनाइज क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है अरेंज करना। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्गेनाइजर्स आते हैं ना। कई बार कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, फ्रूट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। तो भाई आजकल तो ऑनलाइन ऑर्गेनाइजर्स की भरमार है। हर तरह के ऑर्गेनाइजर्स, मैं ऑर्गेनाइजेशन बोल रही थी, हर तरह के ऑर्गेनाइजर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? ताकि भाई आपका कोई भी सामान फैला फैला ना हो, सब कुछ तरीके से सही जगह पे अच्छे से नीट एंड क्लीन रहे। तो देखो अगर आप ऑर्गेनाइजर्स यूज करते हो, अगर आप लोग अपने घरों में, तो हमने देखा होगा कि वैसे सामान रखने में और ऑर्गेनाइजर्स में सामान रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब सामान थोड़ा ना फैला फैला नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि भाई चलो तरीके से रखा हुआ है एक जगह पे। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी है। और वो क्या है, इसके बारे में हम अ, पढ़ने वाले हैं।
So organizing is a fundamental management function that involves arranging resources. तो हम क्या अरेंज कर रहे हैं? रिसोर्सेज एंड टास्क जो भी हमें काम देना है टू अचीव द गोल्स सेट ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। तो जो भी वही हमने पहला जो भी प्लानिंग फेज पढ़ा है उस टाइम पे जो भी हम अपने गोल सेट करे हैं, अब बारी है उसे उसके तरफ बढ़ने की, उसको अचीव करने की। It focus on creating a structure that facilitate the efficient use of resources and the accomplishment of organizational objective। तो ये फोकस करता है कि जिस तरीके की हमें कैसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सके, एफिशिएंटली यूज कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पे हमने क्या ऑर्गेनाइज करना है अपनी कंपनी में? रिसोर्सेज और टास्क। तो पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल में। ओके, सो पहले उसके कुछ की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो भाई सबको पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, हम सबको अपना काम दे रहे हैं तो अपने काम करते रहेंगे। तो पहला है स्ट्रक्चरिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। So what does it mean? Assigning specific tasks and responsibility to individuals or group within the organization. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग ग्रुप्स होते हैं, इन सबको इनका टास्क देना है। जैसे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनका क्या टास्क है, सेल्स डिपार्टमेंट का क्या टास्क है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या टास्क है, एचआर का क्या टास्क है। तो भाई सबको हमने उनके हिस्से का काम दे दिया, हो गया सब ऑर्गेनाइज। बस यही है, सबको सबके हिस्से का काम देना। और उसके लिए हम थोड़े अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे लेकिन। तो इसके क्या क्या की एलिमेंट्स है? पहला है जॉब डिजाइन। देखो ये जो हम काम एलोकेट कर रहे हैं ना, इसका अलग अलग तरीका होता है। तो पहला है जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन में क्या होता है? डिफाइन द कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ जॉब। तो यहाँ पे हम जॉब का कंटेंट मतलब जॉब में करना क्या है। जैसे मान लो एक अकाउंटेंट है तो भाई उसका जॉब होता क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट, क्या ड्यूटी, क्या करता है वो। सेकेंड है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे उसकी रूल्स कह रही हूँ मैं, यहाँ पे उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी जाएगी। भाई क्या उसको ड्यूटीज करनी है, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी एक अकाउंटेंट की, तो उसकी हमने जॉब को क्या करा, डिस्क्राइब कर दिया। फिर जॉब को स्पेसिफाई करना, आइडेंटिफाइंग द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। एक अकाउंटेंट की जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? सबसे पहले तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, फिर उसने ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से किया हो, एंड अगर उसने कोई अकाउंट्स में कोई कोर्स किया है, कुछ किया है, या तो उस तरीके से हम उसकी क्वालिफिकेशन को कंसिडर कर सकते हैं। एंड उसकी स्किल्स क्या क्या चाहिए होगी जिससे कि हम अकाउंटेंट की जॉब उससे परफॉर्म करवा सकें। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस of this feature? It ensures clarity and accountability, preventing confusion about who is responsible for what। देखो ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या होता है ना, ये सबको सबका काम बता दिया, भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं रहती किसी के बीच में, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, क्लैरिटी बनी हुई है। दैट इज अ थिंग। देन नेक्स्ट इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज। नाउ रिसोर्सेज को हमें एलोकेट करना है, डिटरमाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो गोल्स को अचीव करने के लिए क्या चाहिए हमें? रिसोर्सेज तो चाहिए चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, मतलब ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल, अलग अलग रिसोर्सेज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे कि बजटिंग हो गया, है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना। भाई हर डिपार्टमेंट का एक बजट होता है ना, इस बजट को एलोकेट करते हैं। जैसे कि सरकार भी हर साल बजट निकालती है और हर एक डिपार्टमेंट को बजट देती है। जैसे डिफेंस का अलग बजट होगा, कोई और सेक्टर का, स्पोर्ट्स का अलग बजट होगा, हर एक सेक्टर का एक अलग अलग बजट होता है। तो दैट इज एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। देन उसके बाद कंपनी में भी काम करने के लिए ह्यूमन चाहिए, मटेरियल चाहिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने मटेरियल चाहिए की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम प्रोडक्ट्स को बना सके। फैसिलिटी प्लानिंग, जो भी फिजिकल और रिसोर्सेज होते हैं और भी जो चीजें चाहिए वो हमें एलोकेट करना है, ठीक है। अब एलोकेट करने से ये फायदा होता है कि जो वेस्टेज होता है ना, वेस्टेज या शॉर्टेज, उससे हम बच पाते हैं। तो दैट इज एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज।
And the next is establishing relationship. So creating a network of relationship and communication channel within the organization. तो भाई एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपको एक चेन ऑफ नेटवर्क बनाना है जिसमें सब लोग की कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है ना, एक हार्मनी क्रिएट हो रखी है, टीम बनी हुई है. तो वो सब करने से कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को हम जल्दी अचीव कर सकते हैं और कंपनी के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं. जैसे कि हमारे हो गए की एलिमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब हमें किस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, लाइक टॉप मैनेजमेंट से लेके लो मैनेजमेंट तक जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है नो. देन कम्युनिकेशन, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना जरूरी है. देन कैसे नेटवर्क होंगे, टीम्स हमें बनानी होगी. तो ये सारी चीजें भी हमें तैयार करनी होगी इन ऑर्गेनाइजिंग में. देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ना कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखो नाम से ही आपको समझना है वो और वो डिपार्टमेंट जहां हम फंक्शन के बेस पे काम कर रहे हैं. जैसे कि मार्केटिंग का अलग फंक्शन होता है, फाइनेंस का अलग होता है. तो उस तरीके से हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया एज पर द फंक्शंस. ओके. तो इसमें क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, स्पेशलाइजेशन है किसी की, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग काम दे रहे हैं. एफिशिएंसी हो गया, यू नो. लिमिटेड कम्युनिकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट से क्या होगा, लेकिन इससे इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में वो लिमिटेड हो जाता है. अच्छा, यहाँ तो हमने स्ट्रक्चर डिवाइड कर दिया है फंक्शन के हिसाब से. अब नेक्स्ट है हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर. और डिविजनल मतलब ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रोडक्ट्स, सर्विस, कस्टमर्स और जोग्राफिकल लोकेशन. तो यहाँ पे हमने एक डिवीजन कर दिया है ना, बंटवारा कर दिया है यहाँ पे प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, कस्टमर्स का, जोग्राफिकल लोकेशंस का. सो इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, फोकस ऑन स्पेसिफिक मार्केट, यहाँ हम स्पेसिफिक मार्केट पे फोकस कर रहे हैं. एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पोटेंशियल फॉर कंपटीशन बिटवीन डिवीजन. कई बार क्या होता है, रिसोर्सेज डुप्लीकेट भी होते हैं, फिर से वही चीजें हम बना रहे हैं, यू नो. या पोटेंशियल फॉर कंपटीशन, इससे क्या होगा, डिविजन्स में कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन क्रिएट हो जाता है. अरे हम ज्यादा अच्छा करेंगे, वो ज्यादा बेहतर करेंगे. तो भाई ये भी थोड़ी सी चिंता का विषय है. अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे, दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजन. फंक्शन मतलब, फंक्शन आपको पता है किसका क्या फंक्शन होता है. अकाउंटेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन है, एचआर का अलग फंक्शन है, ऑपरेशंस का अलग फंक्शन है. और यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. तो इसके एडवांटेज क्या है भाई, और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, और ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ गई, एक्सपर्टीज ज्यादा हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं. पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है. और पोटेंशियल फॉर पावर स्ट्रगल्स, लोग अपने आपस में पावर के साथ ही स्ट्रगल करने में लगे हुए हैं. ओके. सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमारे पास है दैट इज टीम बेस्ड स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे देखो नाम से समझ आ रहा है, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं लोगों की. देखो एक एक टीम बना दी, और जैसे स्कूल में नहीं होता है, मैम जब प्रोजेक्ट देती है सबका एक ग्रुप बना देती है, टीम बनाती है, उनको असाइन कर देती है. तो उससे क्या होता है, लोगों के बीच में आपस में कोलैबोरेशन होता है, 4-5 लोग आपस में बात करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं. ठीक है. इससे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता है और लोग एक दूसरे की चीजों को अडेप्ट भी करते हैं. बट पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, सही लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबके आपस में बने, लड़े लड़ भी सकते हैं. ठीक है. तो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस. ओके. सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. जैसे हमने स्टेप्स इन प्लानिंग पढ़ा था, सेम वैसे ही हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करनी होती है. तो सबसे पहले हमें वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है, भाई किसका क्या काम है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, टास्क असाइन करेंगे. ठीक है. टास्क असाइन करेंगे और किस तरीके से उसकी जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, रोल क्लैरिफिकेशन, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था. नेक्स्ट हमें करना है ग्रुपिंग एक्टिविटीज. यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं और कैटेगराइज करने हैं सिमिलर टास्क. ठीक है. और उसको फिर हमें एलोकेट करना है.
सो अगर हम उसकी बात करें डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, यहाँ पे हम फंक्शन के बेस पे डिपार्टमेंट बना रहे हैं, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन कस्टमर, बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। तो इससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स और डिवीजन फॉर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया, उसमें सारे एक तरीके के लोग बैठे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं, या डिवीजन बना दिया है। देन असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ हमने क्या किया, सबको सबकी ड्यूटीज अलोकेट कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता है कि आपको करना क्या है कंपनी में, तो एक क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉयज रहता है, कि आपको पता है भाई आपको ये काम दिया है और आपको यही करना है। तो किसी से कुछ पूछना नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैट इज द थर्ड स्टेप टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग। एंड देन वी हैव establishing reporting relationships. So इसका क्या मीनिंग है, defining the lines of authority and communication within the organization, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना है। रिपोर्टिंग मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब आप काम कर रहे हो, आपको कौन रिपोर्ट करेगा, आपको कौन, आप किसको रिपोर्ट करोगे। तो एक रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है, तो इससे भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड रहती है। So clear hierarchy and reporting relationship should be there. And the fifth step is providing resources. Providing resources means ensuring that the necessary resources, that is human, financial, are available for each department. तो भाई हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो भाई उसके लिए हमें पहले बजटिंग भी में भी को भी ध्यान रखना होगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। एंड इसका आउटकम क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। जब हम हर एक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम रिसोर्सेज को बहुत बेहतर तरीके से भी यूज करेंगे, कोई वेस्टेज नहीं होगा। देन वी हैव एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। देखो आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, तो ये बहुत जरूरी होगा। एंड उससे क्या होगा, ऑब्वियसली आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। फिर चैलेंजेस, जैसे कि हमने चैलेंजेस पढ़ा था प्लानिंग करते वक्त। देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अगर अच्छी बातें हैं ऑर्गेनाइजेशन की, बुरी बातें भी है। बुरी इन द सेंस कि भाई लाइफ में चैलेंजेस तो होते ही है। तो अब अगर आप हर किसी को अपना काम बता रहे हो, हर किसी को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए, तो आपको कुछ चैलेंजेस को तो फेस करना ही पड़ेगा। तो क्या चैलेंजेस है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो यहाँ पे भी एम्प्लॉयज जो है ना वो रेजिस्ट हो गए, भाई हमें तो चेंज ही नहीं होना है, जो हमें काम दे दिया हम वही करेंगे, कुछ और ही नहीं करना है। तो इसको अब सॉल्व कैसे करें, सॉल्यूशन भी तो होगा ना प्रॉब्लम का। क्लियर कम्युनिकेशन, जो एम्प्लॉयज है उनके साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखो, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब थोड़ी सी जो मतलब सिंपल ना होके थोड़ा सा टफ सा बन जाता है ना ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और दोज विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में फेस चैलेंजेस। सो जैसे जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उनको थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ जाती है ना। उसके लिए हम क्या करें, टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन चैनल सेटअप करेंगे और इफेक्टिव लीडरशिप बनाएंगे, सो दैट इस चैलेंज को भी हम पार कर सके। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ओवरली रिजिड स्ट्रक्चर में हिंडर अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग सर्कमस्टांस। कई बार लोग इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना कंपनी के, कि भाई कहते हैं ना जो लकीर से खींच, मतलब जो लकीर खींच दी है वो इसी को, वो मिटेगी नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। तो भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने कंपनी के लिए कुछ प्लान कर रहे हो तो भाई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, यू नो। जैसा नहीं जैसा इन्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करें, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करें, और वही फ्लेक्सिबिलिटी को भी लेकर है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर रिव्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एम्ब्रेसिंग अ मोर फ्लेक्सिबल। तो हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको रेगुलर रिव्यू करते रहना पड़ेगा, ठीक है, रेगुलर देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। एंड देन वी हैव कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स। देखो कई बार कम्युनिकेशन का भी बहुत ज्यादा झोल होता है, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होती, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो भाई जब कम्युनिकेशन नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो क्या ऑर्गेनाइज होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो अब यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें, establishing effective communication channels and promoting transparency। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश किया जाए और ट्रांसपेरेंसी को
क्रिएट किया जाए। तो अब जब हमने प्लानिंग पढ़ ली है, उसके बाद सेकंड हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया है, और आगे भी हम और भी इसके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के। तो इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकल के आता है, जैसे कि प्लानिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन था, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल्सो क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन that shape the structure of an organization and ensure the efficient allocation of resources। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक कंपनी के लिए, जिससे कि हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज है वो अलोकेट हो सके प्रॉपर तरीके से। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विथ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। तो साथ ही साथ ये सारे स्टेप्स, ये सारे फंक्शन एक साथ चलते हैं ना, प्लानिंग होगी तभी ऑर्गेनाइज होंगी, तभी आगे डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। तो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है बहुत जरूरी है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, कम्युनिकेशन अच्छी हो, एंड ओवरऑल देखो हमें करना क्या है, हमें तो भाई ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करना है, तो उसके लिए जो बन पड़े वो करना होगा। तो फिर ऑर्गेनाइजिंग भी तो जरूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को हम अचीव कर सकें। So successful organizing requires a balance between maintaining structure and adapting to change। तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजिंग एक बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है, बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, एंड साथ साथ चेंजेस को अडेप्ट करने में, मतलब वो रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक भी खत्म होता है।